रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। लेवोइजर जो थे वो रसायन विज्ञान के जनक हैं। और पदार्थ है उसकी प्रकृति, जैसे कोई भी पदार्थ, ठीक है, दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसकी जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, उस सबको हम लोग पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, हवा और बालू। प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुभव था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। और 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। भारत के महान कवि कनाद के अनुसार सभी पदार्थ उत्पन्न सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक भौतिक, जिनका भौतिक वर्गीकरण होता है, और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में ये ठोस, द्रव और लिक्विड अवस्था में रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। और रासायनिक में वर्गीकरण में होता है कि पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध। शुद्ध अगर है तो वो प्योर तत्व है या यौगिक है, और अगर मिश्रण है तो वो समांगीय मिश्रण है या विषमांगीय मिश्रण है। तत्व जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल। और यौगिक जो होते हैं वो होते हैं कार्बनिक और नॉन कार्बनिक। सॉलिड जो होता है पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है, जैसे लकड़ी, छड़, कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। लिक्विड वो अवस्था होती है जिसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन तेल, मिट्टी का तेल इत्यादि। गैस जो होती है उसकी भौतिक अवस्था जिसका ना तो आकार होता है, इसका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, और गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन इत्यादि। गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा ये आसानी से संपीड़ित हो सकती है। ताप एवं दाब के में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। जल जो है वो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। कुछ पदार्थों को गर्म करने पर सीधे वो सब्लिमेट हो जाते हैं, ऊर्ध्वापातन विधि से करते हैं, वो एकदम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आयोडीन और कापूर। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है, और 5वीं अवस्था जो होती है वो बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तत्व जो होता है, तत्व शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें किसी भी ज्ञात भौतिक और रासायनिक विधियों से 2 तत्वों को एक से अधिक पदार्थों को में विभाजित किया जा सकता है और सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक जो होता है ये शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनी है, उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों के यौगिक जल आग को बुझा देते हैं। मिक्सचर क्या होता है कि ये पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के यौगिक से बने होते हैं, अनुपात में मिलने के बाद प्राप्त होते हैं, उसको मिश्रण कहते हैं। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा प्रारंभिक अवयव में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है, और इससे प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे कि चीनी या नमक का जलीय विलयन। और हवा, ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विभिन्न मिश्रण का निर्माण होता है, इसके प्रत्येक भाग के गुण और एवं उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद और कुहासा। मिश्रण को अलग करने की प्रमुख कुछ विधियां हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, या डिस्टिलेशन करते हैं, या सब्लिमेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि इसके द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, और उस विधि में शुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलेयक सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, और गर्म अवस्था में ही इसकी द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, जैसे शर्करा, नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन पर गर्म कर विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। डिस्टिलेशन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसानी इस विधि से अलग किया जा सकता है, अर्थात द्रवों का मिश्रण को अलग करने की विधि। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और सेकंड भाग जो कंडेंसेशन कहलाता है। सब्लिमेशन क्या होता है? इस विधि के द्वारा 2 से अधिक ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं, जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वाधिक सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इस विधि से वैसे मिश्रित तत्वों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है।
क्रोमैटोग्राफी हो गया। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किस मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में भिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन होता है। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में घुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अवघटित हो जाते हैं और जैसे कि एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि। चेंजेस इन स्टेट हो गया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट गर्म करने पर गर्म ठोस पदार्थ अथवा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इनमें अधिकांश में ये परिवर्तन एक विशेष दाब पर, एक नियत ताप पर होता है और यह नियत ताप वस्तु का द्रव्यमाप कहलाता है और जब तक पदार्थ गलता है तब तक ताप स्थिर रहता है और यही विशेष ताप नियत है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब किसी ताप पर, नियत ताप पर जब कोई द्रव्य जम जाता है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सामान्यतः पदार्थ का जो द्रव्यमाप और हिमांक का मान बराबर होता है। बर्फ का द्रव्यमाप एवं हिमांक 0 डिग्री। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमाप दोनों कम हो जाता है। द्रव्यमाप का अर्थ उन पदार्थों के द्रव्यमाप दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, वैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रव्यमाप दाब बढ़ने पर घट जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा इत्यादि। देखो, गलने और जमने पर आयतन में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं और इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता रहता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढल सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जा सकती, केवल मुहर लगाकर बनाई जा सकती है। मिश्रित धातुओं का द्रव्यमाप मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर, किसी ठोस को उसके उस द्रव्यमान पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यमाप पर वह जल की ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट कर आइसक्रीम जमने जाएगा। हिमाकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए, घर पर आइसक्रीम बनाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है और तापमान -22 डिग्री प्राप्त हो जाता है। -22 डिग्री। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, द्रव में वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ये 2 प्रकार से होती है: वाष्पन, इवेपोरेशन, कथन, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक तापमान पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है: क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होती है। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के गले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेजी से होगा। पृष्ठक पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्पन दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट के दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। परमाणु संरचना, एटम हो गया। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मॉलिक्यूल तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है।
मॉलिक्यूलर वेट हो गया किसी पदार्थ का अनुभार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल कंसेप्ट। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ का वह राशि है जिसमें उस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या में है। इसमें देखो मोल संख्या जो होती है वो 6.022 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल 6.022 परमाणु है। 6.022 को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीकसन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन और रदरफोर्ड और चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, सबके के खोजकर्ता कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोजा था और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1095 × 10⁻28 होता है और इस पर चार्ज -1 होता है। ठीक है ना। प्रोटॉन जो है इसको गोल्डस्टीन ने खोजा था और इसका जो द्रव्यमान है 1.6726 × 10⁻24 ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन जो है इसको चैडविक ने ढूंढा था और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6749 × 10⁻24 होता है। इसमें कोई चार्ज या मास नहीं होता, 0 होता है। देखो, एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु का क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है ना। उसमें देखो क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की आकृति को प्रकट करता है। ये न्यूनतम मान 0 या अधिकतम मान n-1 होता है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? m होता है। ये ऊर्जा के स्तरों के कक्षाओं के में को प्रदर्शित करता है और m का मान l के मान पर निर्भर करता है और l के लिए m का मान +l से लेकर -l तक होता है। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है और इसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +12 और -12 होता है। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? 1925। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि 2 इलेक्ट्रॉन के n और l और m के मान एक ही हों तो उनका चक्रण विपरीत होगा। उसके बाद है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तत्व एक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षा प्राय अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग, वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। ऑफबाउ प्रिंसिपल। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षा की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है: 1s < 2s, 2p < 3s, इस तरह से है। आइसोटोप क्या कहते हैं? आइसोटोप जो होता है समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न भिन्न द्रव्यमानों की संख्या परमाणुओं को आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इससे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। आइसोटोप सबसे ज़्यादा आइसोटोप वाला तत्व पोलोनियम है। आइसोबार समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के समभाविक आइसोबार्स कहते हैं, जैसे कि 18 Ar40, 19 K40, 20 Ca40 समभारिक हैं।
आइसोटोन्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। आइसोटोन। आइसोटोन कहते हैं जिन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दो दो है। इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे नियॉन Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Al3 प्लस, ये सब सब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना। गैसों का आवरण, देखो बॉयल्स का लॉ है, ठीक है। तो बॉयल्स का लॉ है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का युग्म के युग्म के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परमताप का सीधा अनुपाती होता है। परमताप T=273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। एवोगैड्रो लॉज क्या होता है, समान ताप पर सभी गैसों के आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। समीकरण PV=nRT होता है। PV=RT होता है वेयर n=1। गैसों का विसरण घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के वाष्पन में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। गैसीय विसरण का नियम, दाब पर नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गति उसके घनत्व और उसके वर्गमूल के समानुपाती होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन है d, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति ऑक्सीजन गैस की विसरण की गति से 4 गुनी है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने 1859 ने तत्वों तथा उसके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया। मेंडलीव का आवर्त नियम उसी को कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है और मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए ध्यान रिक्त रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं? हाइड्रोजन को क्षार धातु और हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर, मरकरी, Ag, Au, Pt, Ba, Pb। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे कि आयोडीन। 126.92 को ट्यूरिलियम के बाद रखा गया। समस्थानिक के लिए स्थान नहीं है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी भोसले यानी कि मोसले 1913 ईस्वी के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण एवं उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और एक वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग A और B में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक बेस है, ठीक है, क्षार धातु है, और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइट की श्रेणी में और परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 को एक्टिनाइट्स की श्रेणी में रखती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये वर्ग 7
एक ही तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता है जिसमें वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी को अपनी ओर खींचता है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। Ea आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बटे 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 4 एक ही तत्वों का गलनांक उच्च होता है। रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के पुनः वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, संयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक के हस्तांतरण के द्वारा होता है तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl। आधुनिक इसमें सोडियम का एक आयन निकल कर क्लोरीन के एक आयन के साथ बंधन बनाता है। आयनिक यौगिक के गुण आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल के में प्राय घुलनशील होते हैं। ये घोलक जितना पैरावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है, ध्रुवीय घोलक कहलाता है। जैसे जल द्रवणांक एवं उच्च क्वथनांक उच्च होते हैं। जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। आयतन की मात्रा प्राय उच्च होती है। जालक ऊर्जा किसी रवा यानी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जब दो सदृश और असदृश परमाणु अपनी अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके संयोग को बनाते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या है? सहसंयोजी बंधन रिजिड होता है, डायमेंशनल होता है, मजबूत होता है और डायमेंशनल होता है, और इसमें विभिन्न स्थानिक स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं तथा त्रिविम समावस्था स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। संयोजी यौगिक आणविक रूप से रहते हैं और न कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप दाब की सामान्य अवस्था में थे ये प्राय गैस, वाष्पशील, द्रव और मुलायम स्तंभ पदार्थ होते हैं। इनका द्रवणांक और क्वथनांक भिन्न होता है। ध्रुवीय घोलकों में प्राय अघुलनशील किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्राय घुलनशील होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफ़ी अंतर हो तब उनके प्राय बंधन आयनिक यौगिक, और जो दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब ये बंधन ध्रुवीय सहयोगी होती है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर होगा तब संयोजी बंधन बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बंधन जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु उसे प्रदाता देता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे कि HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत ऋणात्मक और F विद्युत ऋणात्मक होता है। H जो है विद्युत धनात्मक और F विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींचा जाता है। फलतः F परमाणु पर थोड़ा सा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा सा धन आवेश आ जाता है। अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिर दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींचता है। HF यह आकर्षण दो HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल और HCN में है। बंधन ऊर्जा का क्रम एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में ही पाया जाता है। देखो, sp संस्करण जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है ना। उसके बाद sp2 टाइप जो होता है वो त्रिकोणीय होता है। sp3 टाइप जो होता है त्रिकोणीय ट्रायंगुलर पिरामिडल आकृति का होता है। sp3d टाइप जो है त्रिकोणीय बाई पिरामिडल टाइप का होता है। sp3d2 जो होता है अष्टफलकीय,
ऑक्टाहेड्रल होता है। sp3d3 जो होता है ये पंचभुजीय द्विपिरामिडल होता है। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल आकृति का होता है। देखो इसमें कहता है कि पाई बॉन्ड से जब दो परमाणविक जब डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड बनता है और एक सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन एवं अवकरण रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जब होता है जब कोई भी ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन की स्थापना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि जब भी प्रोटॉन लॉस होता है कोई भी एलिमेंट से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो उसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का खोना। रिडक्शन में क्या होता है कि कोई भी परमाणु जब धनात्मक गेन करता है यानी कि कोई भी धनात्मक परमाणु मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या आवेश का घट जाना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्लस से 0 हो जाएगा, तो उसको अवकरण कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि सभी क्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, जिसमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसको हम अवकारक कहते हैं। कुछ परमाणु अवकारक है जैसे कि H2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2SO4 है, SO2 है, SnCl2 आदि। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि पदार्थ का अवकरण होता है, अर्थात पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस स्थिति में ऑक्सीकरण में O2, जब ये O2 जाता है तो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, तो O2 O3 H2 O2 HNO3 KMnO4 K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब। लेकिन कुछ जो है दोनों है जैसे H2O2 SO2 H2S, ये सब क्या है? ये सब दोनों आचरण करता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या होती है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि इस अणु या आयन में शेष सभी परमाणुओं के संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए तो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 हो जाती है। 7 इसको निकाला है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर। एसिड क्या है? एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है और एसिड वो है H+ आयन भूल जाता है। लेविस है बेस एंड देखो इसमें कहता है एक्वारेजिया ये 3:1 के अनुपात में है। शांत हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शांत नाइट्रिक एसिड का ताज़ा मिश्रण होता है। ये सोना और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। बेस जो होता है ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल देता है, भस्म कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता हो उसको बेस कहते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ये यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है वो बेस कहलाता है। बेस 2 तरह का होता है, ठीक है ना। जल के में विलय बेस वैसा बेस जो जल में विलयी हो क्षार कहलाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड NaOH और NaOH। ये सब क्या है? ब्रॉन्स्टेड जल में आवेशित बेस हो गया। जल में अभिलय बेस जो जल में नहीं घुलता है और एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, लेकिन क्षार ये अन्य प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ऑक्साइड COH2 FeO Fe2O3। कुछ प्रमुख बेसेस का उपयोग जैसे घरों को में चूना पोतने में, घर में चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? घरों में चूना पोतना, ब्लीचिंग पाउडर बनाना, जल को मृदु बनाना, गारा और प्लास्टर बनाना, चमड़े के ऊपर का बाल साफ करना, एसिड के जलन पर मरहम पट्टी करना। कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कारखाना को साफ करने में, पेट्रोलियम साफ करने में, कपड़ा और कागज़ बनाने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में। एसिड एवं बेस की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। NaOH HCl NaCl+ H2O। साधारण नमक और सोडियम क्लोराइड NaCl खाने के रूप में एवं आचार के परीक्षण में इसका उपयोग होता है। खाने का सोडा
या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशमक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग अपमार्जक का पूर्ण चूर्ण बनने में किया जाता है। KNO3 हो गया, बारूद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। pH स्केल हो गया, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। तो pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान है, जिसे व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। pH -log H+ होता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। जैसे समुद्र का जल, इसका जो pH होता है 8.4 होता है। रक्त का जो pH होता है वो 7.4 होता है। लार का जो pH होता है वो 6.5 होता है। दूध का जो pH होता है 6.4 होता है। मूत्र का जो pH होता है 6 होता है। शराब का जो pH होता है सिरका का वो 2.4 होता है। शराब का pH 2.8 होता है। नींबू का pH 2.2 होता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH पारस के बीच काम करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH पारस में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो यह एसिड रेन हो जाता है। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय, दांतों का इनामल कैल्शियम फॉस्फेट का मान का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुल सकता, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। विलयन देखो, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण है, जिसमें किसी भी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। किसी भी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। विलय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। जिस विलायक का इलेक्ट्रॉनिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक विलायक माना जाता है। जल का हाइड्रोइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सांद्रिक विलायक कहते हैं। विलायक का उपयोग औषधि निर्माण में, निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर आदि के विलायकों में, इत्र निर्माण में, अनेक प्रकार के पेय और खाद्य पदार्थों के निर्माण में, ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा, जस्ता, ठोस में द्रव का विलयन जैसे कि थोरियम में पारा का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, कपूर में वायु का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, पारा लेड का मिश्रण, द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, धुआं और वायु का आयोडीन का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, कुहारा, बादल, अमोनिया गैस जल का विलयन है, ये गैस में जल का विलयन है, गैस में गैस का विलयन है, वायु गैस का मिश्रण। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घुली हुई हो। संतृप्त विलेय पदार्थ सॉल्यूट पदार्थ की अधिक मात्रा घुली हुई हो तो उसको हम सैचुरेटेड विलयन सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है और संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक है, विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। सॉल्युबिलिटी किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय के पदार्थ का विलेयता कहते हैं। विलेयता क्या होता है? विलेयता की मात्रा विलायक की मात्रा इंटू 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलेयता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, जैसे कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। दाब बढ़ने पर गैस में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब किसी विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का साधन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हुई होती है उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली होती है उसे तनु विलयन या अनसैचुरेटेड तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। उसके डिस्पर्सन। जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, एक विषमांग पदार्थ निलंबन और कोलाइड, और समभांग पदार्थ यानी वास्तविक ट्रू सॉल्यूशन और निलंबन और कोलाइड। सस्पेंशन हो गया। देखो, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ या उससे अधिक होता है। इसमें आंखों से देखा जा सकता है और इसमें कण क्षण पात्र के आर पार नहीं जा सकते और ये अस्थायी होते हैं और ये इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम में अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलाइड जो होता है इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसमें कणों को नग्न आंखों से देखने में सहायता नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए दूध, गोंद, रक्त और स्याही। कोलाइड के विभिन्न प्रकार। देखो, सोल। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन के द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जल। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित हो तो उस पर प्रवाहित फ्लो नहीं होता, जल कहलाती है, जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल। ऐसी गैस में द्रव और ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइड को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल और बेंजीन कहते हैं। इमल्शन हो गया। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। कॉड लीवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उदाहरण है। इस सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकरण के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इसकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। यह साबुन से उत्पन्न होती है। वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन। इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं। इसके अलावा कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकता है। ये सबसे स्थायी और पारदर्शक होता है और ये आंखों द्वारा सूक्ष्मदर्शी से
दिखाई नहीं देता है। डायलिसिस हो गया। कोलॉइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, अर्थात इस विधि द्वारा कोलॉइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट हो गया। कोलॉइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं, और ये गति कोलॉइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता उतनी ही कम होती है। ताप जितना ही अधिक होता है, गति उतनी ही तेज होती है। कोआगुलेशन। जब कोलॉइडी विलयन में कोई विद्युत अपरण मिलते हैं तो कोलॉइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अविक्षेपण भी हो जाता है। इसे स्कंदन कहते हैं। टिंडल्स इफेक्ट क्या होता है? जब किसी कोलॉइडी विलयन में तीव्र प्रकाश पड़ता है तो उसके कण उसमें लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलॉइड कण वाली पृष्ठभूमि में अल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल्स इफेक्ट कहते हैं। टिंडल्स प्रभाव का कारण प्रकाश का परिकिरण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो इसमें क्या है कि विलयन दिया, ठीक है। वास्तविक विलयन है और कोलॉइडी विलयन है। वास्तविक विलयन जो होता है इसका आकार जो होता है, व्यास जो होता है वो 10⁻⁷ से कम होता है, और कोलॉइडी सॉल्यूशन जो होता है इसका जो व्यास होता है, आकार होता है 10⁻⁷ से -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके जो कण होते हैं वो एवरी सिचुएशन में अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। कोलॉइडी कण से उत्पन्न प्रकाश परिकिरण अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा कोलॉइडी सॉल्यूशन को देखा जा सकता है। पदार्थ का कण प्रकाश का परिकिरण नहीं करता है, कोलॉइडी सॉल्यूशन परिकिरण करता है। पारस एक समांगी और एकांकी अवस्था वाला होता है ट्रू सॉल्यूशन, और कोलॉइडी सॉल्यूशन विषमांग और 2 अवस्था वाला होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन जो होता है वह विलयन जो एक अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता और क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड मिश्रण और प्रभावी से बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, गुलाबी कलर का होता है। लिटमस हो गया, फिनॉल फैथिलीन हो गया, ठीक है ना। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है गुलाबी, पीला, नारंगी। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो तो वो ऑरेंज कलर हो जाता है, बेसिक हो तो पीला हो जाता है, और एसिडिक हो तो गुलाबी हो जाता है। लिटमस जो है वो न्यूट्रल को बैंगनी कर देता है, बेसिक को नीला कर देता है, और लिटमस को लाल कर देता है। फिनॉल फैथिलीन जो होता है ये रंगहीन होता है, गुलाबी होता है और रंगीन। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 है। इसके आधुनिक आवर्त सारणी में 4a में रखा गया है। एलोट्रोपी वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं उसको एलोट्रोप कहते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। देखो कार्बन के 2 अपरूप है, एक हीरा है और एक ग्रेफाइट है। हीरा का गुण क्या क्या है? ये ताप विद्युत का कुचालक होता है, और ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता और इस पर क्षार, बेस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके रवे घनाकार होते हैं। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम में से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। कुल हीरा काला होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोर्ड कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण क्या है? ये विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। कागज़ पर रगड़ने पर यह काला निशान बनाता है, इसलिए इसका उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। इसको काला शीशा कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, परमाणु पट्टी में होता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरे में कार्बन sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 टाइप होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया जाता है। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक संयोजी सहसंयोजी आबंधों के द्वारा संतुष्ट होती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अल्केन कहते हैं। अल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाता है।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोजन जिनमें कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में निबंध होते हैं, त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं और असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं और तृतीय बंध वाले को अल्काइन कहते हैं। ठीक है ना। आइसोमेरस में क्या होता है? दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, परमाणु से गुणों में अंतर होता है। आइसोमेरस में यौगिक के गुण समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, उसका केमिकल फार्मूला समान होता है, लेकिन उसका जो गुण होता है उसमें अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समअवयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, संरचनात्मक समअवयवता और त्रिविमात्मक समअवयवता। ये परमाणु के भिन्न भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होता है, इसमें भिन्न प्रबंधन के कारण होता है। बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक को दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसको बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। बहुलीकरण की विशेषता क्या होती है? इसमें एक ही यौगिक अणु परस्पर सहयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अनुभार मूल यौगिक अनुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च और सेल्यूलोज और प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? ये गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है। ये गुण उसमें कार्बन मौजूद होता है, इसमें सदैव मौजूद होता है ये गुण, चाहे उसे कितनी बार भी ठंडा या गर्म किया जाए। जब कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है, इसके योग बहुलीकरण में थर्मोप्लास्टिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीस्टराइन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैली बनाने में होता है। प्लीस्टोसिन पॉलीस्टाइरीन फेनिलएथिलीन बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग एसिड रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, विनाइल क्लोराइड और बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग पतली चदरें, फिल्म, बरसाती सीट आदि कवर में बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? ये वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुक्रमणीय बहुलकों को ताप विद्युत बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मुलायम होता है। बेकेलाइट ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को बेकेलाइट क्या होता है? ये फिनॉल बेकेलाइट जो होता है ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि, केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। रबड़ दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है और यह थर्मोप्लास्टिक है। वल्केनाइजेशन, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने से वल्केनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, ग्लव्स, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तो इसका उपयोग ट्यूब, टायर बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक रबर जो होता है इसकी जो नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल्स, कन्वेयर बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। थियोकॉल ये दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोइथेन से पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से बनता है और इसका उपयोग खनिज तेल से ले जाने वाले पाइपलाइन में बनाने में किया जाता है। विलायक जमा करने वाला टैंक, सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है। थाइकॉल रबड़ की ऑक्सीजन मुक्त करने के रसायन के साथ मिलकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे फाइबर्स वे श्रृंखला एक ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों और हजारों गुना अधिक हो, उसे रेशे कहते हैं। रासायनिक रेशे, केमिकल रेशे कौन है? नायलॉन है। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के एनवाई और लंदन के लॉन से मिलकर बना है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणु के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें कि CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए दो एमिनो समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ कराई जाती है जिसमें कार्बनिक एसिड को दो समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया रेशा होता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यावहारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें उससे बनाई गई थी। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने और के जाल में, पैराशूट के कपड़े में, टायर, बांस, दांत, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है।
रेयॉन सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज़ की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इसे सांद्र और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइसल्फाइड में उपचारित किया जाता है। इसके सेल्यूलोज को विलन को धातु बेलनों में बने छिद्रों से होकर तनु सल्फ्यूरिक एसिड में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तनु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से तूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट और जाली बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर हो गया, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था और इसे संश्लेषित करने में दो हाइड्रोक्सिलिक समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया को दो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ किया जाता है। हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूँकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में और पाल समूह नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमक के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला के बने होते हैं। इनका संचरण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिसमें रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग आंतरिक यान, खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को परभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। भिन्न भिन्न क्वथनांक पर भिन्न भिन्न पृथक करके इकट्ठे किए जाते हैं। और पेट्रोलियम का उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, स्नेहक तेल हो गया, ल्यूब्रिकेंट ऑयल हो गया, पेट्रोलियम जेली हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, कोल टार हो गया। ये सब का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस का रसोई घर में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस का मोटर और स्प्रिट के रूप में करते हैं। नेफ्था का इस्तेमाल हम संश्लेषित रेसे के उत्पादन में करते हैं। केरोसिन ऑयल का लैंप और स्टोव जलाने में होता है। डीजल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। स्नेहक का इस्तेमाल दवा बनाने में होता है। पेट्रोलियम जेली स्नेहक दवा बनाने में, पैराफिन वैक्स मोमबत्ती और जलरोधी बनाने में, कोल तार सड़क बनाने में। देखो, फ्यूल वह पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है। ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन को निम्नलिखित गुण होने चाहिए: सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, उसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जलने के बाद उसमें कोई अपशिष्ट ना बचे, जलने के दौरान वह कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, उसका जमाव परिवहन आसान हो, उसका जलना नियंत्रित हो और उसका प्रज्वलन इंटीग्रेशन टेम्परेचर निम्न हो। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है? किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु और ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने से पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण इसका उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में और उच्च ताप उत्पन्न करने वाले जलकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग। नॉकिंग और एंटी नॉकिंग। नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण और इंजन के सिलेंडर के ज्वलन समय से पहले हो जाता है, जिसमें ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती और धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यह धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं मानी जाती है। ऑक्टेन नंबर। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधन में अपस्फोटनकारी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिसका उनका अपस्फोटन कम हो जाता है और अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्राएथिलीन है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है और उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ऑक्टेन नंबर। ईंधन का वर्गीकरण देखो, ईंधन 3 तरह का होता है। एक ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में होता है। ठोस में क्या होता है? लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक। द्रव अवस्था में पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, किरासन, अल्कोहल। गैसीय अवस्था में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। देखो, कोयला जो होता है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, विटामिन्स कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। पिट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख धुआं निकलता है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट कोयला जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है और इसका भूरा रंग होता है और इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। विटामिन्स कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। एंथ्रासाइट कोयला इस कोयले की सबसे उत्तम कोटि, इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल, स्प्रिट सभी लिक्विड
लिक्विड ईंधन है। गैसियस फ्यूल में देखो प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम कुएं से निकलता है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसमें उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसमें होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टन को मिला दिया जाता है, ताकि इसके रिसाव को उसकी गंध से पहचान लिया जाए। बायोगैस क्या होता है? गोबर गैस के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर बनती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम होता है, और इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका उपयोग ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर केजी होता है। कांच और इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। वाटर गैस हो गया, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका ऊष्मीयमान 2500 से 2800 किलो कैलोरी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में उपचापचय के रूप में होता है। देखो कोल गैस हो गया, ये कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ये रंगीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीयमान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोलियम में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो कि ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु सामान्यतः चमकदार, अधातु, वर्ध्य और तन्य होते हैं। धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर्स होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम और टंगस्टन। सीसा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। एल्यूमीनियम, जिंक और पीबी के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। धातुएं प्राय तनु अम्लों से हाइड्रोजन स्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। धातुओं की प्राप्ति क्या होती है? पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपट्टी में मिलने वाले धातुओं के एल्यूमीनियम 7%, 4%, 3% क्रम से है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान है। मिनरल्स हो गया, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है? अयस्क जो होता है, अयस्क का सांद्रण कंसंट्रेशन। उच्च अभिक्रिया धातु, मध्यम अभिक्रिया धातु, निम्न अभिक्रिया धातु, गलित धातु और कार्बोनेट धातु। चलो, मेटलर्जी अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और परिष्करण में समेत विभिन्न प्रमुख धातु क्रम। गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को गैंग कहते हैं। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल होता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है? इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक गर्म किया जाता है, ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धि दूर हो जाए। रोस्टिंग क्या होता है? इस प्रक्रिया से धातु के अयस्क को गर्म और हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं, ताकि उसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए। स्मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग इस प्रक्रिया में धातु कोक और फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से ऊपर ताप पर गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होता है। सजातीय श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो कैल्सिनेशन के द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और सल्फाइड अयस्क को रोस्टिंग के द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें कहता है कि धातु ऑक्साइड को कार्बन, एल्यूमीनियम और विद्युत अपघटन के द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातु को उनके गलित फ्लोराइडों के विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्यूमीनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होते हैं।
पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, सीसा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया, घटती अभिक्रियाशील हो गया, सबसे कम अभिक्रियाशील हो गया। धातुओं का उनकी सतह पर वायु और आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना कोरोजन कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तु को काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड होता है। जल के अणुओं की संख्या एक से बदलती रहती है। लोहे एवं इस्पात को जंग में सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने जंग से बचने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को यशित लेपन कहते हैं। देखो, तांबा वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और ये हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। खाली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का धातु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। वायु प्रदूषक कुछ भारी धातु जैसे जल में घुलकर उसे प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कैडमियम, लेड, पारा, मरकरी गुर्दे को नष्ट कर देते हैं। लेड गुर्दे और जिगर और मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करते हैं। धातुओं से संबंधित विधि क्या है? टंगस्टन का संकेतक W होता है। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान में होता है। टंगस्टन धातु के उपापचय को रोकने के लिए बिजली बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने और गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। स्टेनलेस सल्फाइड को मोजाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम और प्लेटिनम सबसे कठोर होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उत्तर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग क्रिम्सन एंड रेड कलर की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपापचय होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और विस्मत अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और मरकरी उत्कृष्ट धातु है। इस धातु में सबसे अधिक आघातवर्धकता सोना और चांदी होते हैं। पारा और लोहा विद्युत धारा के प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी और तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। प्याज और लहसुन के गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। स्मेल्टाइट निकेल धातु का अयस्क है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों और अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। देखो, फिनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूनतम मंदक के रूप में संग्रहक बैक्टीरिया और तथा निम्न गलनांक के मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइट रेडियो सक्रिय तत्व का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफल टावर का आधार स्टील और सीमेंट का बना है। दुनिया का संकेतक टीएम होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिचब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिचब्लेंड से ही रेडियो
रेडियम का निष्कर्ष किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होता है। पैलेडियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पैलेडियम धातु का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल से होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु ट्रांजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉन और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। क्रोमिक एसिड का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है। ब्रिटानिका मेटल एंटीमनी और तांबा टीन का मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट मेटल में जो होता है वो 89% टीन, 9% एंटीमनी और 2% तांबा होता है। अल्कैली मेटल्स कहलाते हैं कौन? समूह 1 के तत्व अल्कैली मेटल्स कहलाते हैं और इसमें हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। समूह 2 के तत्व जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। टाइटेनियम इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुना होता है। वायुयान का फ्रेम और इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आहाद्य बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। पेटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है तथा यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। 0.1 to 0.25% रहती है, यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन 3 ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीन पुर्जे की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड का उपयोग एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराकर रेल की पटरी और मशीन पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लौम्यता रोग होते हैं। अफ्रीका में बांटू आदिवासी में सिडेरोसिस रोग पाया जाता है। ऐसा उसमें लोहे के बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। टीन शरीर में तांबे की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांस्य को श्वेत कांस्य कहते हैं। देखो जिंक सल्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। जिंक सल्फाइड का उपयोग चूहे विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते के रूप में लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से भी सफ़ेदा पेंट में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम और चेहरे की क्रीम बनाने में भी किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में भी होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशाना लगाने वाली स्याही बनाने में भी किया जाता है। निशान लगाने वाली स्याही बनाने में भी सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट मतदाता वाली उंगली पर जो निशान लगता है वोट के दौरान उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। सूर्य के प्रकाश के अपघटित हो जाने के कारण उसमें रंगीन बोतल में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। आयरन पायराइट जो होता है FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ का सोना कहते हैं। आयरन पायराइट जो होता है इसको झूठा सोना बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटाशियम और सिनाइड का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। स्वर्ण लेपन सोने का जब लेप चढ़ाते हैं तो उसमें पोटाशियम और साइनाइड का उपयोग किया विद्युत अपघटक के रूप में होता है। और क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारे से को लोहा पात्र में रखा जाता है क्योंकि लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज़ पर लिखने में होता है।
लेड और सैनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज, बैटरी के निर्माण में और फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है, उसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेटाइट का उपयोग स्फोटक रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पानी पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले हो रहा है। लेड पाइप विद्युत उपकरण में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92। यूरेनियम 238 रेडियो सक्रिय प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बन का उपयोग हैबर विधि से में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट और एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके आयस पिच ब्लेंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। इसका एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है और इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। ये एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग बम बनाने में होता है। हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे, प्लूटोनियम से। देखो, सोडियम हो गया, इसका जो अयस्क होता है चिली सॉल्ट पीटर हो गया। ट्रोना हो गया, ट्रोना बोरेक्स हो गया, साधारण नमक हो गया। ये सब इसका अयस्क है सोडियम का। वो एल्यूमिनियम जो हो गया वो बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, फेल्सपार हो गया, क्रायोलाइट हो गया, एल्यूमिनियम काओलिन हो गया, पोटाशियम का हो गया नाइटर कार्नेलाइट हो गया, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम, किरोसाइट, कार्नेलाइट। कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फेल्सपार, कैल्शियम, मैग्नीशियम सिलिकेट और एस्बेस्टस। स्ट्रोंसियम हो गया, स्ट्रोंसियोनाइट हो गया। तांबा हो गया, क्यूपराइट हो गया, कॉपर ग्लास हो गया, कॉपर पायराइट्स हो गया। सिल्वर जो हो गया रूबी सिल्वर हो गया, पायरा गायराइट हो गया, हॉर्न सिल्वर हो गया। सोना जो है काल्वेराइट हो गया, सिल्वेनाइट हो गया। बेरियम जो है बेराइट हो गया। जिंक जो है जिंक ब्लेंड हो गया। कैलेमाइन हो गया, कैलेमाइन भी जो है जिंक ही होता है ना, कैलेमाइन हो गया, जिंकाइन हो गया। मरकरी का जो है अयस्क सिनाबोर है, HgS। टीन का जो है कैसीटेराइट है, SnO2 हो गया। लेड हो गया गैलेना, PbS। एंटीमनी स्टेबनाइट हो गया, Sb2S3 हो गया। कैडमियम CD क्रिकोनाइट हो गया, CdS हो गया। बिस्मथ जो है बिस्मोथाइड हो गया, Bi2S3 हो गया। लोहा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिपोनाइट हो गया, सीडराइट हो गया। आयरन पायराइट हो गया, कैल्कोपायराइट हो गया। कोबाल्ट जो है हेमेलाइट हो गया। निकल जो है मिलेराइट हो गया। क्रोमियम जो है क्रोमाइट हो गया। मैग्नीशियम जो है पायरोल्यूसाइट हो गया। यूरेनियम जो है कार्बोनाइट हो गया, पिच ब्लेंड हो गया। धातुएं, अधातुएं और उनके यौगिक का उपयोग। जैसे फेरस ऑक्साइड है हरा कांच बनाने में। फेरस ऑक्साइड का इस्तेमाल जो होता है हरा कांच बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में। फेरिस यौगिक जो हो गया जेवरात पॉलिश करने में इसका इस्तेमाल होता है और फेरिक लवण के निर्माण में होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है ये प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में दवा बनाने में। फेरस सल्फेट जो होता है ये रंग उद्योग में, मोहर उद्योग में, स्याही बनाने में। आयोडीन कीटनाशक के रूप में, औषधि के रूप में, टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग बनाने में। ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं रंग उपयोग, टिंचर गैस बनाने में, प्राकृतिक कारक के रूप में। HCl का इस्तेमाल क्लोरीन बनाने में, अमलराज बनाने में, रंग बनाने में और क्लोराइड लवण बनाने में। क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कपड़े का कागज़ को विरंजित करने में। H2O सल्फर का इस्तेमाल प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पाद में, सल्फर डाइऑक्साइड में अपकारक के रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में, विरंजक के रूप में। हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं सल्फाइड के निर्माण में, लवण के भास्मिक मूल्य के गुणात्मक विश्लेषण में। सल्फर का इस्तेमाल जो होता है कीटनाशक के रूप में, रबर वल्केनाइजेशन में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में। अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री के रेयन बनाने में। नाइट्रस ऑक्साइड N2O था शल्य चिकित्सा में। फॉस्फोरस हो गया लाल फॉस्फोरस दियासलाई बनाने में। श्वेत फास्फोरस चूहा मारने में। श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में, फास्फोरस ब्रांड बनाने में। प्रोड्यूसर गैस हो गया CO+N2। भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में, धातु निष्कर्षण में। वाटर गैस COH2 हो गया ईंधन के रूप में, बिल्डिंग के कार्य में। कोल गैस हो गया ईंधन के रूप में, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में। हार्ड ऑक्साइड हो गया सोना वाटर बनाने में, आग बुझाने में, हार्ड स्टील बनाने में।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो CuCl2 बनाने में। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रॉन बनाने में, स्टोव की रंगाई करने में, लोहे के बनने पदार्थ का पॉलिश करने में। डायमंड जो था आभूषण निर्माण में, कांच काटने में। फिटकरी पोटाशियम एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O। ये क्या है? फिटकरी है। जल की शुद्धता करने में, चमड़े के उपयोग में, कपड़े की रंगाई में। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया तो कागज़ उद्योग में, कपड़े की छपाई में, आग बुझाने में एल्यूमिनियम सल्फेट। एर्नलाई एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया पेट्रोलियम के भंजन में। मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया कैलोमेल बनाने में, कीटनाशक के रूप में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो था मलहम बनाने में, जहर के रूप में। Hg मरकरी थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अमलराज बनाने में। जिंक सल्फाइड जो है श्वेत पिगमेंट के रूप में। जिंक सल्फेट लिथेपोन निर्माण में, आँखों के लिए लोशन बनाने में। जिंक सल्फेट कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में। जिंक क्लोराइड टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, तांबा कांच आदि की सतह को जोड़ने में। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, पोर्सेलीन चमक में। जिंक बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में। जिंक कैल्शियम कार्बाइड जो है कैल्शियम साइनाइड एसिटिलीन के निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक के रूप में, कागज़ कपड़े के विरंजक में, रासायनिक उद्योग के उपचारक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा पट्टी बांधने में और छत और दीवारों को चिकना करने में। POP कैल्शियम कार्बोनेट हो गया चूना बनाने में। टूथपेस्ट दंत मंजन बनाने में, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, चूना बनाने में, टूथपेस्ट दंत मंजन बनाने में और सीमेंट उद्योग में होता है कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल। कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। कैल्शियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में। कैल्शियम का इस्तेमाल अवकारक के रूप में, पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया सजावट के रूप में। मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में। जिप्सम लवण में। मैग्नीशियम हो गया धातु मिश्रण में, फ्लैश बल्ब बनाने में। कैल्शियम हो गया औषधि निर्माण में, रबर उद्योग में, बॉयलर्स के रूप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया चीनी उद्योग में, मोगालिस चीनी तैयार करने में। कॉपर सल्फेट नीला थोथा हो गया। कैल्शियम सल्फेट 5H2O कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेल में, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो हो गया वो ऑक्सीजन के रूप में, CuCl2 क्यूप्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन के रूप में, जल शुद्धिकरण में और धागे की रंगाई में। क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया CuOS हो गया ब्लू और ग्रीन ग्लास के निर्माण में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में। क्यूप्रस ऑक्साइड जो हो गया लाल ग्लास के निर्माण में, पेस्टिसाइड के रूप में। कॉपर जो था बिजली का तार बनाने में और बर्तन बनाने में और ब्रास और ब्रांज बनाने में। सोडियम नाइट्राइड जो होता है ये N2 बनाने में और प्रतिकारक के रूप में। सोडियम नाइट्रेट हो गया खाद के रूप में, KNO3 HNO3 के निर्माण में। सोडियम सल्फेट और लवण हो गया औषधि बनाने में और सस्ता कांच बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने का सोडा अग्निशमक यंत्र में, बेकरी उद्योग में, प्रतिकारक के रूप में। सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में। धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया ऑक्सीकरण के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। रेशम ऊन कपड़ा वगैरह के विरंजन में, लेड के रंगों में। भारी जल हो गया D2O न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, ड्यूटेरेट में, यौगिक के निर्माण में। हाइड्रोजन हो गया अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन में, रॉकेट के ईंधन के रूप में। सोडियम हो गया सोडियम पेरोक्साइड के बनाने में। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा के नाम जाना जाता है, यह जल को कीटाणु रहित करता है। एलॉय हो गया किसी धातु का किसी अन्य धातु और अधातु के साथ मिश्रित और मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुओं के पूर्ण देखो यहाँ पर जो है ना सोल्डर्स हो गया, स्टेनलेस इस्पात हो गया 18% क्रोमियम होता है और शैल उपकरण बनाने में स्टेनलेस इस्पात का इस्तेमाल होता है। टंगस्टन जो 15 से 20% इसमें टंगस्टन होता है, 5% क्रोमियम होता है। ये खराब मशीनों के यंत्र बनाने में इसका उपयोग हो जाता है। सिलिकॉन इस्पात 35% सिलिकॉन होता है, 15% सिलिकॉन इस्पात अधिक कठोर और अवरोधी होता है। इसका इस्तेमाल चुंबक बनाने में होता है और पाइप बनाने में होता है।
कोबाल्ट इस्पात, इस प्रकार के इस्पात 35% तक कोबाल्ट होता है और इसका उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। मैंगनीज इस्पात हो गया। मैंगनीज इस्पात 7% से 20% मैंगनीज होता है इस इस्पात में। मैंगनीज इस्पात में ये कठोर, मजबूत और टूट फूट रोधी होता है और इसका इस्तेमाल जो होता है वो शेल्स नॉन क्रशिंग मशीनरी में होता है, तिजोरी बनाने में किया जाता है मैंगनीज इस्पात का। इसको उसमें ये बहुत मजबूत होता है। मैंगनीज इस्पात का इस्तेमाल तिजोरी बनाने में होता है। निकेल इस्पात, क्रोमियम और निकेल दोनों में कुछ प्रतिशत मिला 30% से वैज्ञानिक उपकरण यंत्र बनाए जाते हैं और इसमें 46% निकेल उपस्थित होता है और इसका उपयोग लैंप बल्ब, रेडियो बल्ब बनाने में किया जाता है। जिरकोनियम धातु का प्रयोग गोली मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। एनीलिंग इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर इसकी कठोरता घट जाती है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। अमलगम क्या होता है? पारा के साथ धातु अमलगम कहलाता है। निम्न धातु अमलगम नहीं बनते: लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल, टंगस्टन आदि का धातु। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 नॉन मेटेलिक है, इसमें से 11 गैसें हैं, एक द्रव है, शेष 10 ठोस है। द्रव अवस्था स्थित धातु अधातु ब्रोमीन है। धातु में सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है। इसको ड्यूटेरियम D2O को भारी जल कहते हैं और भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशवर्न ने की थी। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। भारी जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? न्यूट्रॉन बंधक के रूप में, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, आयनिक और अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेदन करने में। मृदु और कठोर जल सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर होता है जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं और जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल यानी हार्ड वाटर कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस होता है और एक परमानेंट हार्डनेस होता है। अस्थायी कठोरता जो होती है, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है, जल की कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाता है, तो इस प्रकार की कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता इसमें कैल्शियम होता है कि मैग्नीशियम के कई कार्बोनेट घुले रहने के कारण होता है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा हुआ चूना, दूध या चूना डालने से दूर हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है, ये जल की कठोरता जल को उबालने से दूर नहीं होता, तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता होती है। और जल की अस्थायी कठोरता इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट होते हैं, लवण के घुले रहने के कारण होता है। जो सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने में, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से दोनों तरह की हार्डनेस जो है दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि है परम्यूटेट विधि से। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 8O16, 8O17, 8O18। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होता है और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचाती है। सल्फर, पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% होती है। सल्फर के साथ कहाँ गया भाई? सल्फर की प्रतिशतता इतना होती है। सल्फर रासायनिक सल्फ्यूरिक एसिड है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड 98% शुद्ध होता है। इसकी नॉर्मलता 18 m होती है। नॉर्मलिटी इसका 18 मोल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्य भाग जो है वो उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, फर्टिलाइज़र के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम शोधन में भी इसका इस्तेमाल होता है। संचालक बैटरी में, बृहत स्तर पर डिटर्जेंट उद्योग में, रंजक द्रव्यों में, पेटेंट रंगों में, संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले ये मध्यवर्ती यौगिक है। नाइट्रोजन क्या है? आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुमूल्य भार अनुसार 0.01% है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग में तनु कारक के रूप में, और द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रतिशत के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने और निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है।
अमोनिया के उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक एसिड के निर्माण में, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि बनाने में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में होता है। अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। प्रकाश, रासायनिक धूम और फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? ये वाहन और कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है और ये सामान्यतः घनी आबादी वाले शहरों में होते हैं जहाँ पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में घूम चलते रहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड निकलते हैं जिसमें आंखों में जलन होती है, आंसू आ जाते हैं। कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी आंधी NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। NO में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा N2O बन जाती है। फास्फोरस हो गया। फास्फोरस प्रणाली तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डी और जीव कोशिका में उपस्थित होता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस तथा काला फास्फोरस इसके अपरूप है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा एसिड विलेय है। हेलोजन हो गया। वर्ग 7A के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। क्लोरीन का उपयोग क्या है? इसका उपयोग UF6 SF6 बनाने में होता है। इसका क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन और डाइलेक्ट्रिक के इस्तेमाल में होता है। देखो HF के प्रयोग का क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक और पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन के संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को फ्रीओन कहते हैं और इसका नॉन स्टिकी टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक कार्बन ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरीनकृत हाइड्रोकार्बन, औषधि शाकनाशी और कीटाणुनाशी के संश्लेषण से किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं। इसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में भी होती है। देखो नोबल गैस क्या है? तो नोबल गैस आवर्त सारणी के शून्य वर्ग यानी छठे तत्व को कहते हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आदि सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। देखो मानव निर्मित पदार्थ क्या हो गया? जैसे सीमेंट हो गया, चूना पत्थर या को मृत्तिका, लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनियम तथा सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन यंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण है जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का अणु होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट के जोड़ के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम होता है। मिलाने का उद्देश्य इसमें सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। ठीक है, जिप्सम मिला देते हैं। सीमेंट के धीमे जमाव से उसका अत्यधिक मजबूतीकरण होता है। 1834 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधक है। इसमें से पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है क्योंकि यह पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा है। साधारण कांच, सिलिका, SiO2, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट को ठोस द्रव्यलीन बनाता है। कांच क्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीघ्र गलना इसमें समोच्च की क्रिस्टलों से निश्चित नहीं होती और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। अब इसमें देखो कांच का आकार और इसका पृथक्करण। लेड कांच होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका से बना होता है और कैमरा, दूरबीन के लेंस के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। विद्युत बल्ब में भी इस्तेमाल होता है। ऑरेंज कांच, पायरेक्स कांच होता है, सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट बनाते हैं। प्रयोगशाला उपकरण बनते हैं। देखो सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनता है। ट्यूबलाइट बनाने में, बोतल, दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाने में प्रयोगशाला का उपकरण। रूफ्स कांच सिलिका होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम और ये धूप के चश्मे बनाने में ब्रुक्स कांच होता है। क्रूक्स कांच धूप का चश्मा बनाने में। पोटास कांच जो होता है अधिक ताप गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन में बनता है। प्रकाशीय कांच जो होता है ये रेड लेड चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप आदि का उपकरण बनाने में होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक तत्व नहीं होता क्योंकि कांच मिश्रण नहीं यौगिक। इसका साधारण कांच का औसतन सोडियम सिलिकेट और पोटेशियम सिलिकेट होता है। क्रिस्टल कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच के